तो आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही अलग तरह के युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जो ना सरहदों पर लड़ा गया, ना ही हथियारों से। यह युद्ध लड़ा गया था कागज के नोटों से। एक अदृश्य युद्ध जिसका एक ही मकसद था, भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देना। तारीख है 14 अगस्त 2016। रात के लगभग 11 बजे हैं। जगह पश्चिम बंगाल का मालदा। NH12 पर एक ट्रक धीरे धीरे आकर रुकता है। अंदर बैठा ड्राइवर, उसका चेहरा घबराहट से सफेद है। और हो भी क्यों ना, ट्रक के पिछले हिस्से में सब्जियों की बोरियों के नीचे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। पूरे 5 करोड़ रुपए। लेकिन सब के सब नकली। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े, सालों से बुने जा रहे जाल की बस एक छोटी सी कड़ी थी। तो ये जो घटना है, ये एक बहुत ही अलग तरह के खतरे की तरफ इशारा करती है, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म, यानी आर्थिक आतंकवाद। सोचिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुश्मन बम या गोलियों का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, उनका हथियार होता है नकली नोट, और उनका निशाना होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, बात यह है कि 2013 से ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास खबरें आ रही थीं, रिपोर्ट्स थीं एक ऐसे पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के बारे में जिसका मकसद था भारत में भारी मात्रा में नकली नोटों को फैलाना, ताकि यहां आर्थिक उथल-पुथल मच जाए। इन्हीं नोटों को कहा जाता है FICN, यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स। और ये जो नोट थे, ये कोई मामूली नकली नोट नहीं थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितने ज़्यादा असली लगते थे। इन्हें पेशावर और कराची के स्पेशल प्रिंटिंग सेंटर्स में छापा जाता था। और कागज़ भी बिल्कुल वही कॉटन लेनिन मिक्स था जो असली नोटों में इस्तेमाल होता था। सिक्योरिटी थ्रेड, वाटरमार्क, हर एक चीज़ हूबहू। हालत ये थी कि आम इंसान तो छोड़िए, कई बार तो बैंक के कर्मचारी तक धोखा खा जाते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि चलो, नोट तो छाप लिए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इन नकली नोटों को, इस जहर को भारत के अंदर चोरी छुपे लाया कैसे गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए उन्होंने एक पूरा स्मगलिंग का जाल बिछा रखा था। 3 मेन रास्ते थे। पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता था बांग्लादेश बॉर्डर से, खास तौर पर मालदा और मुर्शिदाबाद के जरिए। दूसरा रास्ता था नेपाल की खुली सीमा, और तीसरा था गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री रास्ते। और कमाल की बात यह कि हर रास्ते पर एक बिल्कुल अलग टीम काम करती थी। और इस नेटवर्क का डिजाइन वो तो और भी कमाल का था। ये लोग एक सेल बेस्ड स्ट्रक्चर पे काम करते थे। इसका मतलब यह है कि हर आदमी सिर्फ अपने से ऊपर और नीचे वाले आदमी को ही जानता था, बस। किसी को भी पूरे नेटवर्क की जानकारी नहीं थी। इससे होता यह था कि अगर कोई एक बंदा पकड़ा भी गया तो वो पूरे संगठन का पर्दाफाश कर ही नहीं सकता था। और इसी वजह से जांच करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैदान में उतरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी NIA। साल था 2014। शुरुआती कुछ सालों तक तो NIA इस उलझे हुए जाल की परतें खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन हाथ लग रही थी बस थोड़ी बहुत कामयाबी। NIA की जांच धीमी जरूर थी, पर लगातार चल रही थी। देखिए, 2013 में पहली इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई। 2014 में NIA ने केस अपने हाथ में लिया, लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 2015 में। बिहार में एक छोटे से दुकानदार को एक नोट पर शक हुआ। जब वो नोट NIA तक पहुंचा तो पता चला कि उसके सीरियल नंबर का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसे नोट देश के कई अलग अलग हिस्सों में पहले भी पकड़े जा चुके थे। ये पहली बार था जब बिखरी हुई कड़ियां जुड़ना शुरू हुई थीं। और इन कड़ियों को जोड़ते जोड़ते महीनों की निगरानी के बाद NIA पहुंची मालदा के एक छोटे कपड़ा व्यापारी तक। नाम था रफीकुल इस्लाम। ये वही आदमी था जो बांग्लादेश बॉर्डर से आने वाली खेप को रिसीव करके आगे सप्लाई करता था। मतलब एक बहुत ही जरूरी कड़ी। लेकिन NIA ने उसे फौरन गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया, उस पर नजर रखी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक मछली पकड़ना नहीं था, बल्कि पूरे तालाब को सुखाना था। और फिर साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी इस नेटवर्क में बैठे किसी भी शख्स ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। सरकार ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट कर रख दिया। 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और ऐलान करते हैं कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस घोषणा से पूरे देश में तो हलचल मची ही, लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप और घबराहट फैली इस नेटवर्क के लोगों में। क्यों? क्योंकि उनके पास जो करोड़ों रुपए के नकली नोट पड़े थे, वो रातों रात रद्दी बन चुके थे। और इसी घबराहट में नेटवर्क के लोगों ने एक के बाद एक गलतियां करनी शुरू कर दी।
किसी ने नोटों को नदियों में फेंक दिया, किसी ने उन्हें जलाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने ऐसे ऐसे फोन कॉल्स किए जो सब के सब रिकॉर्ड हो रहे थे। उनकी यही गलतियां एनआईए के लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। एक एक करके नेटवर्क की सारी कड़ियां सामने आने लगीं। अब तक एनआईए के पास इस पूरे नेटवर्क का एक एक कोना, एक एक किरदार साफ हो चुका था। उनके पास पूरा नक्शा था। उन्हें पता था कौन कहां है और कौन क्या कर रहा है। अब वक्त आ गया था एक साथ, एक ही रात में आखिरी चोट करने का। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। और इस पूरे नक्शे के ठीक बीचों बीच जो सबसे बड़ा नाम था, वो था इस खेल के मास्टरमाइंड का अब्दुल रहमान, बांग्लादेश का रहने वाला, जो दिल्ली में एक नकली पहचान बनाकर रह रहा था। दुनिया की नजरों में वो एक मामूली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेसमैन था, पर असल में वही भारत में इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। दिसंबर 2016 की एक रात, घड़ी में 2 बज रहे थे, और तभी एनआईए की टीमों ने एक साथ, एक ही वक्त पर 14 अलग-अलग जगहों पर धावा बोल दिया। दिल्ली, कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, हर जगह, हर टीम को पता था कि उनका टारगेट कौन है। ये एक बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था। उस एक रात के ऑपरेशन में नेटवर्क के 23 बड़े ऑपरेटिव्स गिरफ्तार कर लिए गए, और जो मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान, उसे दिल्ली में उसके किराए के फ्लैट से दबोचा गया, बिल्कुल उस वक्त जब वो सबसे जरूरी सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसके घर की तलाशी में 11 लाख रुपए के नकली नोट मिले, कई सारी नकली आईडीज मिली, और सबसे जरूरी चीज, एक डायरी मिली। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी। इसमें कोड भाषा में इस पूरे नेटवर्क का हिसाब किताब था। सारे लेन देन, सारे कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ उसी डायरी में था। तो चलिए अब इस कहानी के अंजाम पर आते हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप ने इस नेटवर्क की कमर तो तोड़ दी, लेकिन तब तक ये जो नुकसान कर चुका था, उसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। एनआईए का अनुमान था कि करीब 5 सालों में इस नेटवर्क ने भारतीय इकोनॉमी में लगभग 70 करोड़ रुपए के नकली नोट झोंक दिए थे। अब ये 70 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, जब इतना सारा नकली पैसा बाजार में आता है तो वो महंगाई बढ़ाता है, वो आम लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा कम करता है। क्योंकि इस अपराध के असली शिकार वो बड़े बड़े लोग नहीं थे। असली शिकार था वो छोटा दुकानदार जिसने नकली नोट के बदले अपना सामान दे दिया, वो किसान जिसे मंडी में धोखा मिला, या वो पेंशनर जिसके बचाए हुए पैसे जरूरत के वक्त कागज के टुकड़े बनकर रह गए। खैर, आखिरकार कानून का पहिया घूमा। 2019 में एनआईए कोर्ट ने मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को यूएपीए के तहत दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। नेटवर्क के बाकी 22 लोगों को भी 5 से 10 साल तक की जेल हुई। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या यह साजिश पूरी तरह से खत्म हो गई? शायद नहीं। अब्दुल रहमान तो जेल में है, लेकिन उसकी जगह लेने वाले नए चेहरे आ चुके हैं। 2000 के जो नए नोट आए, उनकी भी नकल पकड़ी जा चुकी है। मतलब साफ है, ये लड़ाई आज भी जारी है, एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जो देश को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करना चाहता है।